हेलो एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हम स्पैन ऑफ कंट्रोल देखेंगे जिसको हम एस ओ सी पढ़ेंगे या स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें टॉपिक है ये, और ये हम लक्ष्मीकांत की बुक से कवर कर रहे हैं। बाकी पिछली टॉपिक हमने वीडियो बनाया है तो उसको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल की, फिर इसका जो रिलेशन है हायरार्की के साथ उसको भी हम देखेंगे, फिर उसके बाद जो व्यू है यानी जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसकी लिमिट की बात की गई है, जिसमें ग्रेक्यूनस का जो फार्मूला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल को, वो फैक्टर देखेंगे, और फिर उसके बाद आखिरी अपडेट क्या है इस टॉपिक को लेकर एक स्कॉलर और उनके बीच में, या जो डेवलपमेंट है उसकी बात कही गई है इसमें। आइए इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें, स्पैन ऑफ कंट्रोल की अगर मीनिंग देखें यहाँ, तो देखिए कहता है प्रिंसिपल ऑफ span of control means the number of subordinate or unit of work that an officer can personally direct control supervise। देखिए कहने का मतलब है ये स्पेन ऑफ कंट्रोल को अगर हम ऐसे समझें साधारण भाषा में, तो इसमें कहा गया है कि मान लीजिए मजदूर है ना, मजदूर या लेबर है, कितने मजदूरों को एक आदमी उनको कंट्रोल कर सकता है या सुपरवाइज कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है उनके वर्क के लिए। तो सिमिलर ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंटरप्राइज पे भी लागू होता है, जहाँ पे हम बॉस की बात करते हैं और वहाँ पे जो स्टाफ है या सबऑर्डिनेट हैं उनकी बात करते हैं। तो कहता है कि एक बॉस एट ए टाइम कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, 4, 5, 6, इस टाइप से डिबेट जारी है। तो इसी को लेकर स्पेन ऑफ कंट्रोल टॉपिक राइज हुआ है, और इसमें ये देखा जाएगा कि जो एक बॉस है वो कितने लोगों को इफिशियंटली सुपरवाइज, डायरेक्ट या कम्युनिकेट कर सकता है, सो दैट दे कैन वर्क स्मूथली विदाउट एनी लैगिंग और डिसइफिशियंसी। तो इसी के बारे में ये है। और देखिए इसमें कहता है कि ऑल्सो जो है स्पेन ऑफ कंट्रोल को स्पेन ऑफ सुपरविजन या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है ना। फिर उसके बाद इसमें थिंकर जो है डिमुक एंड डिमुक, उन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया है यहाँ दिया गया। कहता है कि एज द स्पेन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर एंड रेंज ऑफ डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट बिटवीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन इंटरप्राइज एंड हिज प्रिंसिपल फेलो, है ना। डेमो का ये डेफिनेशन है स्पेन ऑफ कंट्रोल को लेकर, यानी वही बात कही गई है यहाँ पे, यानी जो उनके प्रिंसिपल फेलो है यानी मुख्य जो सबऑर्डिनेट हैं उनके साथ जो है उनको कैसे वो आदमी डायरेक्ट करता है, हैबिचुअल यानी डेली बेसिस पे, और कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट बिटवीन द चीफ एग्जीक्यूटिव, है ना। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं है, ये क्या है कि नंबर एंड रेंज है ना, कितने जो सबऑर्डिनेट हैं या प्रिंसिपल फेलो हैं, रेंज की बात करें, है ना, रेंज, तो इसमें क्षेत्र आ जाता है, डोमेन, है ना। आगे देखते हैं। देखिए फिर उसके बाद रिलेशनशिप जो है स्पेन ऑफ कंट्रोल का हायरार्की के साथ क्या संबंध है ना। तो देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने या आपने पढ़ा होगा पहले, हायरार्की जो है, हायरार्की इस ढंग से होता है, मान लीजिए यहाँ बॉस है ना, और यहाँ पे जो नीचे सबऑर्डिनेट हैं, तो इस टाइप से कोई इंटरप्राइजेज है, इसमें हायरार्की चली आती है, और प्रेसिडेंस जो है एक तरीके से सेट होता जाता है। जो नीचे लोग होते हैं वो कहने गई उनके पास पावर और अथॉरिटी डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में होता है, ऊपर जाएंगे तो पावर और अथॉरिटी बढ़ती जाती है। तो इसको हम एक हायरार्की के तौर पे देखते हैं या स्केलर चेन के तौर पे देखते हैं, जिसमें जो है आपको जैसे जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे पावर और अथॉरिटी जो गिवन है उस पर्सन को या उस डेजिग्नेशन को ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पीपल वर्किंग एट द बॉटम, है ना। तो इसी के बारे में ये है। अब देखिए कहता है कि मान लीजिए
द स्पेन ऑफ कंट्रोल हैज क्लोज रिलेशनशिप विथ हायरार्की, है ना। अब देखिए द नंबर ऑफ लेवल इन हायरार्किकल यानी स्केलर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द एसओसी यानी स्पेन ऑफ कंट्रोल ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर, है ना। अब मान लीजिए 10 लोग हैं ना, अगर 10 लोगों की बात करें तो अगर मान लीजिए एक ही इंसान इन 10 लोगों को कंट्रोल करता है ना, मान लीजिए एक ही बॉस है ना, अगर ये 10 लोगों को सुपरवाइज करता है तो इसमें हायरार्की का जो लेवल होगा वो 2 हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे लोग हैं ये 10 के 10 यहाँ पे है और बॉस यहाँ पे है, तो 2 ही लेवल हुआ, एक बॉस का लेवल हुआ और एक ये लेवल हुआ। तो इस तरीके से क्या है कि इसमें 2 ही लेवल बने, है ना। लेकिन अगर इसी में सपोज कीजिए ये 10 लोग 3 लोग नीचे हैं, है ना, या 5 लोग नीचे हैं, फिर 2 लोग यहाँ है ना, तो 5 2 7 हो गया, और फिर 3 लोग यहाँ है, 2 लोग यहाँ है, और फिर इस तरीके से एक आदमी यहाँ है। तो इस तरीके से जो हायरार्की बनेगा ये लंबा हायरार्की बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि व्हेन स्पेन ऑफ कंट्रोल, जो स्पेन ऑफ कंट्रोल है, अगर इसकी रेंज यानी इसका जो वाइडनेस है, हॉरिजॉन्टल वाइडनेस या जो लार्ज, अगर जो लार्ज स्पेन ऑफ कंट्रोल है अगर ये लार्ज है तो हायरार्की का जो लेवल है वो घट जाएगा, है ना। और अगर स्पेन ऑफ कंट्रोल नैरो है ना, नैरो जैसे कि हमने यहाँ देखा अगर घट गया है ना, तो इसमें क्या होगा कि जो लेवल है हायरार्की का वो बढ़ता जाएगा। इसमें देखिए 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल और 4 लेवल, तो इसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पेन ऑफ कंट्रोल है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हम देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हायरार्की के, है ना, लेवल ऑफ हायरार्की या हायरार्की, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लार्जर स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा, अगर स्पेन ऑफ कंट्रोल लार्ज होगा तो हायरार्की का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसमें वही बात कहा गया है कि जो नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल इंक्रीज द नंबर ऑफ लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इससे क्या होता है कि जैसे हायरार्की अगर टॉलर होगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी टॉलर होगा, है ना। अब देखिए इस पे क्या है कि कितना होना चाहिए, जो लिमिट है, जो एक बॉस है ना, यानी जो एक बॉस है वो कितने लोगों को कंट्रोल सुपरवाइज और डायरेक्ट कर सकता है, इस पे व्यूज़ है अलग अलग स्कॉलर के, उसको भी इसमें आगे हम देख रहे हैं। देखिए इसमें कहता है द प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ स्पेन ऑफ अटेंशन, है ना। अब देखिए स्पेन ऑफ अटेंशन जो है, स्पेन ऑफ अटेंशन ये वीए ग्रिक्यूनस जो फ्रेंच के मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे इन्होंने दिया था, और ये एक साइकोलॉजी का कंसेप्ट है, यानी साइकोलॉजी से आया हुआ है। ओबियसली जो ह्यूमन बीइंग है कहीं ना कहीं उसके इमोशंस और उसके जो वर्किंग कैपेसिटी है उसके इमोशन से जुड़ा हुआ है, यानी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है आदमी के वर्किंग एफिशिएंसी में भी। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया गया है इस सिलसिले में। और देखिए इसमें फिर आगे the concept of a span of attention says that there is a limit to the number of things one can attend at the same time। अब देखिए कहता है चूँकि ह्यूमन बीइंग है हम ना, कोई भी बॉस है वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी एक क्षमता है, यानी हर इंसान जो है उसकी क्षमता है, हो सकता है अगर वो एजुकेटेड है क्वालिफाइड है तो उसकी जो कैपेबिलिटी है टू वर्क लाइक अ बॉस में भी ज़्यादा होगा, लेकिन फिर ना कहीं ये चीज़ें वेरी करता है ह्यूमन टू ह्यूमन या पर्सन टू पर्सन। तो इस चीज़ को भी इसमें ध्यान रखा गया, और इसमें यही कहा गया है कि द स्पेन ऑफ अटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लिमिटेड एंड द लिमिट ऑफ रेंज ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी एंड अटेंशन, है ना। कहने का मतलब ह्यूमन स्पेन ऑफ अटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है ह्यूमन बीइंग का, तो उसका जो रेंज है ह्यूमन कैपेसिटी और अटेंशन का जो रेंज है वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड है ना, स्पेन ऑफ अटेंशन। Thus it follow there is a limit to the span of control which is nothing but the span of attention applied to the job of supervision or subordinate by the superior। अब देखिए जो अटेंशन का काम है वो भी कहीं ना कहीं जो बॉस का काम है उसमें भी अटेंशन की ज़रूरत है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ स्पेन ऑफ अटेंशन से स्पेन ऑफ कंट्रोल को कोरिलेट करके देखा गया है, और यहाँ भी
अटेंशन कहीं ना कहीं सुपरविजन के लिए भी चाहिए, डायरेक्शन के लिए भी चाहिए, कंट्रोल के लिए भी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए भी चाहिए, है ना। इसमें फर्दर कहता है हाउ एवर द ओपिनियन ऑफ वेरियस राइटर डिफर ऑन द एग्जैक्ट लिमिट ऑफ द स्पेन ऑफ कंट्रोल। अब देखिए जो वेरियस स्कॉलर या राइटर है उनके अपने अपने ओपिनियन है स्पेन ऑफ कंट्रोल को लेकर, है ना। यानी कितना एग्जैक्ट लिमिट होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ऐसे। अब इसी सिलसिले में देखें तो सर यान हैमिल्टन सेड दैट अ सुपेरियर यानी बॉस कुड सुपरवाइज 3 to 4 सबऑर्डिनेट एट द सेम टाइम। ये इनकी अपनी ओपिनियन है इस रिगार्ड में। और फिर उसके बाद वी ए ग्रिक्यूनस ओपाइन दैट अ बॉस कैन सुपरवाइज द वर्क ऑफ 6 असिस्टेंट डायरेक्टली। ग्रिक्यूनस का कहना ये है कि एक जो बॉस है एट अ टाइम वो डायरेक्टली 6 सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकता है या सुपरवाइज कर सकता है, कीपिंग इन माइंड दैट इफिशियंसी ऑफ द वर्क, बॉस का भी और सबऑर्डिनेट का भी। और फिर इसमें देखिए इसमें एक आ गया है लिंडल उर्विक सेज दैट, उर्विक का कहना है कि सुपीरियर कैन सुपरवाइज डायरेक्टली 5 to 6 सबऑर्डिनेट एट द हायर लेवल, है ना, where the SOC vary from 8 to 12 at the lower level and where the work is more simple and routine। देखिए जो उर्विक का कहना है, उर्विक का कहना है कि जो हायर लेवल पे काम हो रहा है ना, हायर लेवल पे जहाँ पे बॉस क्वालिफाइड है और ट्रेंड है, वहाँ पे जो है 5 से 6 लोगों को एक बॉस जो है एक बॉस डायरेक्ट और सुपरवाइज कर सकता है डायरेक्टली। और वैसे ही लोअर लेवल पे जहाँ पे वर्क जो है सिंपल और रूटीन वर्क है ना, डेली रूटीन वर्क जो है वहाँ पे 8 से 12 लोगों को एक बॉस सुपरवाइज कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है इन ऑर्डर टू मेक देम टू वर्क। फिर इसमें उसी चीज़ को आगे फर्दर इसमें जो लॉर्ड हेल्डन एंड ग्राहम वालस का जो ओपिनियन है, ये कहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव कुड सुपरवाइज 10 to 12 सबऑर्डिनेट विदाउट बीइंग ओवरबर्डन, है ना। हेल्डन का और ग्राहम वालस का जो ओपिनियन है इसमें 10 से 12 सबऑर्डिनेट को गाइड करने की बात कही गई है, यानी सुपरवाइज करने की बात कही गई है। फिर इसमें आगे जो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसकी अपनी ओपिनियन है। इसमें अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ये कहता है कि सुपरवाइजर कुड सुपरवाइज 9 सबऑर्डिनेट, है ना, यानी 9 सबऑर्डिनेट। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये बात कही है कि एक जो बॉस है वो 9 सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू वी ए ग्रिक्यूनस, अब देखिए ग्रिक्यूनस ने इसमें आगे एक फार्मूला दिया है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि नेट वगैरह में भी पूछा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में। अकॉर्डिंग टू वी ए ग्रिक्यूनस while the number of subordinate reporting directly to an executive increase arithmetically। देखिए कहता है कि मान लीजिए जो सबऑर्डिनेट n है और यहाँ पे बॉस है, ये अर्थमेटिकली इंक्रीज कर रहा है ना, अर्थमेटिकली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो बॉस और सबऑर्डिनेट है ना, सबऑर्डिनेट और बॉस के बीच में जो रिलेशन है ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करता है ना, ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करता है। अर्थमेटिकली जो है अगर सबऑर्डिनेट को इंक्रीज किया जाता है तो सबऑर्डिनेट और बॉस के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो जो पोटेंशियल रिलेशंस की बात कही गई, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल रिलेशन की बात कही गई है, यानी जो रिलेशन मायने रखता है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर जाता है ना। दिस इज बिकॉज द सुपरविजन इज नॉट लिमिटेड टू इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट, इसमें कारण भी बताया गया है, बट ऑल्सो इंक्लूड द न्यूमरस परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू जो ग्रिक्यूनस की जो थ्योरी है इसमें यही कहा गया था टोटल नंबर ऑफ ऑल रिलेशनशिप टू बी सुपरवाइज वुड बी, यहाँ देखिए जो फार्मूला है उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए टोटल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू ग्रिक्यूनस थ्योरी ये कहता है कि जो टोटल रिलेशनशिप है बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड बॉस, है ना, सबऑर्डिनेट सपोज कीजिए n नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हैं और यहाँ पे बॉस है,
तो इनके बीच में जो टोटल रिलेशनशिप होगा उसमें देखिए कौन कौन से रिलेशनशिप इंक्लूडेड होते हैं। डायरेक्ट सिंगल, यानी जो इंडिविजुअल है वो डायरेक्ट बॉस से बात कर रहा है। फिर क्रॉसेज होता है, क्रॉसेज इन द सेंस कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बॉस टू बॉस, है ना, इंडिविजुअल से बॉस, फिर बॉस से इंडिविजुअल, इस टाइप से इसमें क्रॉस भी हो जाता है ना। तो क्रॉसेज रिलेशनशिप और फिर डायरेक्ट ग्रुप, है ना, यानी एक जो ग्रुप है वो डायरेक्ट बॉस से संपर्क कर रहा है, फिर दूसरा ग्रुप बॉस से संपर्क कर रहा है, इस तरीके से, है ना। तो इसको मैथमेटिकली जो एक्सप्रेस किया गया है टोटल रिलेशनशिप को, ये है आपको n ब्रैकेट 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n माइनस 1, है ना। ये है इसका फार्मूला टोटल रिलेशनशिप का, जहाँ पे जो n है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द सुपरवाइजर, है ना, दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द सुपरवाइजर। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है एक्चुअली ये पावर को इंडिकेट करता है ना, 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n माइनस 1, है ना। इसको हम यहाँ लिख देते हैं इसको। टोटल रिलेशनशिप जो ग्रेग-यूनस का फार्मूला है ये है कुछ यूँ, n ब्रैकेट 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n माइनस 1, है ना। ये है फार्मूला और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये आगे देखते हैं। अब देखिए जो लिमिट ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल है उसका कंक्लूजन हम यहाँ देख रहे हैं। इसमें देखिए कहता है दो देयर इज नो एनोनिमिटी ओवर द डिटरमाइनिंग अ डेफिनेट, दो देयर इज नो अनोनिमिटी ओवर अ डिफाइनिंग अ नंबर कंस्टिट्यूट स्पेन ऑफ कंट्रोल। जो स्पेन ऑफ कंट्रोल है उस पर कोई एक विचार नहीं है, यानी एक विचार या एक ओपिनियन नहीं है ना। देयर इज नो वन सिंगल थॉट रिगार्डिंग इट कि कितना होना चाहिए, है ना, वन सिंगल थॉट। तो इस पे जो है वेरियस स्कॉलर के अपने अपने अलग अलग जो ओपिनियन है, जैसा कि हमने देखा उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर दिए गए हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल, या कितने सबऑर्डिनेट, है ना, अगर सीधी बात करें तो कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को एक बॉस गाइड कर सकता है ना। फिर यहाँ कहता है कि देयर इज अ जनरल एग्रीमेंट अमंग द राइटर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन दैट शॉर्टर द स्पैन greater will be the superior subordinate contact that bring more effective control, supervision and direction। देखिए इसमें obviously वही चीज़ है, कहने का मतलब है कि इसमें जो नंबर है उसको लेकर तो कोई सहमति नहीं बनी है स्कॉलरों के बीच में, नंबर वेरी कर रहा है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जितना शॉर्टर स्पेन होगा, है ना, जितना शॉर्टर स्पेन होगा, यानी जो रेंज है स्पेन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का क्षेत्र, है ना, वो जितना शॉर्ट होगा उसमें जो बॉस है उसको कंट्रोल करने में, सुपरवाइज करने में और डायरेक्ट करने में आसानी होगी और इफ़िशियंटली वो उस काम को कर पाएगा और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। इसका कहने का मतलब यहाँ यही है। अब देखिए इसमें आगे ये दिया गया है फर्दर। However, secular Hudson view is different. He says that there are danger inherent in excessively limited span of control. For example, the risk of detailed supervision of subordinate and results into the failure to stimulate them or to fully use their capacity. It is possible also that short span of control leads to long chain of command, है ना। अब देखिए इसमें सेक्युलर और हेडसन का जो यहाँ पे ओपिनियन है ये कहता है कि जो एसओसी है यानी स्पेन ऑफ कंट्रोल है, मैं उसको ज़्यादा नैरो भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और
वहाँ पे क्या होगा कि जो रिस्क ऑफ डिटेल सुपरविजन की, उसमें क्या होगा कि एक एक चीज़ पे बॉस का ध्यान जाने लगेगा। यानी बॉस के पास अगर ज़्यादा टाइम होगा, अगर मान लीजिए बॉस बॉस की कैपेसिटी है 10 लोगों को गाइड करने की, और वो गाइड कर रहा है 2 लोगों को, तो उसमें क्या होगा, उसके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। उस एक्स्ट्रा टाइम में क्या होगा, वो इतना ना उनको सुपरवाइज और डायरेक्ट कर देगा, तो हो सकता है कि वो चीज़ उनको मिसलीड कर दे, और फिर वो डिटेलिंग हो जाएगी, है ना। मतलब वो ज़्यादा डिटेल में, तो उनकी जो है उनके काम को स्टिमुलेट करने के बजाय हो सकता है उनको बोरिंग और बोर्डम बना दे उससे, उस टाइप का जो सुपरविज़न है, और उनका जो पोटेंशियल है वो यूज नहीं होता है। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चे पढ़ते हैं ना, और उसमें होता है क्या है कि अगर आप बात बात पे अगर उनको ये ऐसा नहीं है, ये कोमा नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है, अगर उनको ज़्यादा हम डिस्टर्ब कर दें, तो होता क्या है कि उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उनके सीखने की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होने लगती है। तो हर चीज़ की एक लिमिट होता है, कोई भी चीज़ एक्सेसिव हो जाता है तो नुकसान करता है। तो इसी बात को लेकर यहाँ कहा गया है कि स्पेन ऑफ कंट्रोल इतना नैरो भी नहीं होना चाहिए जिससे कि बॉस जो है सर पे चढ़ा रहे, और जो सबॉर्डिनेट है दे फील वेरी बोर, और उनकी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं एडवर्सली अफेक्टेड हो जाए, और वो काम ढंग से ना कर पाए। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो शॉर्ट स्पेन ऑफ कंट्रोल है ना, अगर शॉर्टर स्पेन ऑफ कंट्रोल है तो लॉन्ग चेन ऑफ कमांड बनेगा। यानी जैसा कि हमने हायरार्की में देखा, अगर स्पेन ऑफ कंट्रोल शॉर्ट है ना, यानी कि मतलब है कि मान लीजिए अगर 10 लोगों का स्पेन ऑफ कंट्रोल है, और उसको शॉर्ट करके हम 2-2 कर दें, है ना, तो इस तरीके से क्या होगा, चेन ऑफ कमांड जो है बढ़ता जा रहा है। यानी एक तरीके से जो हायरार्की का लेवल है बढ़ जाएगा, और फिर वो स्केलर चेन बनेगा, और फिर उसकी वजह से फिर चेन ऑफ कमांड लंबा हो जाएगा, है ना। यानी जो नियंत्रण है वो एक के बाद एक के बाद एक और लेवलिंग होने लगेगी, यानी हायरार्किकल जो लेवल है वो इंक्रीज होने लगेंगे, तो एक लॉन्ग चेन ऑफ कमांड बन जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। उसमें टाइम कंजम्पशंस होगा ज़्यादा। अगर लॉन्ग चेन ऑफ कमांड बनता है तो काम होने के बजाय टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब देखिए जो फैक्टर्स हैं, अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो स्पेन ऑफ कंट्रोल को, यानी जो नियंत्रण क्षेत्र है या सुपरवाइजिंग एरिया या सुपरवाइजिंग नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखिए फंक्शन है, टाइम है, स्पेस है, और पर्सनालिटी है। देखिए यहाँ फंक्शन की बात करें तो इसमें ये कहा गया है, it refers to the type or nature of work to be supervised. The span of control is large or wide when the work to be supervised is of easy, routine and mechanical and homogeneous character. Then the work is difficult, non-routine, intellectual और heterogeneous. अब देखिए जो सिंपल वर्क है ना, यहाँ सार यही है कि अगर सिंपल वर्क है तो उसको सुपरवाइज करना आसान होता है, या उसमें जो जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ जो सबऑर्डिनेट है वो ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक बॉस इजीली उनको गाइड कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर काम आसान है या जो टाइप ऑफ वर्क है अगर इजी है तो स्पेन ऑफ कंट्रोल बड़ा हो सकता है, यानी जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है वो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर वहीं पे अगर इंटेलेक्चुअल लेवल का काम है, और जो काम है वो कंसेप्चुअल इंटेलेक्चुअल है, और वहाँ पे जो है आपको जो बॉस है उसको भी टाइम लगेगा सुपरवाइज करने में, या जो लेबर हैं या जो सबऑर्डिनेट हैं उनको भी टाइम लगेगा उस काम को करने में, क्योंकि वो काम टफ है या डिफ़िकल्ट नेचर का काम है। तो वहाँ पे क्या होगा, स्पेन ऑफ कंट्रोल को हमें कम रखना पड़ेगा। यानी जो बॉस है वो उसको भी टाइम लग रहा है, उसको भी दिमाग लग रहा है, यानी तो स्पेन ऑफ कंट्रोल कहीं ना कहीं शॉर्टर हो जाएगा जब काम डिफ़िकल्ट होगा। और अगर काम आसान है तो स्पेन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट ज़्यादा रख सकते हैं अंडर वन बॉस। फिर इसी में आगे ये कहा गया है, जो गिवली की ऑब्जर्वेशन है उसकी बात कर रहे हैं। अ चीफ ऑफ पब्लिक वर्क कैन डील इफेक्टिवली विद द मोर डायरेक्ट सबऑर्डिनेट देन एन आर्मी जनरल, है ना। उसी को एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ गिवलिक ने समझाया है। ऑल ऑफ हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट इन द सेम डिपार्टमेंट ऑफ वर्क विल बी इन द जनरल फील्ड ऑफ engineering, while in the army there will be many different elements such as communication, chemistry and so on, है ना।
ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान में रखिएगा, ये हो सकता है आपके नेट वगैरह के एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए इसमें वही बात कही गई है, यानी जो वर्क का नेचर है ना, आर्मी की बात कही गई, आर्मी का वर्क है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग या सेम डिपार्टमेंट का जो काम है ना। अगर कोई सेम डिपार्टमेंट है उसका काम थोड़ा आसान है, तो वहाँ पे जो है ऑब्जर्व करना, डायरेक्ट करना आसान है एज कम्पेयर टू आर्मी का जो वर्क है ना। फिर उसके बाद इसमें देखिए टाइम की बात कही गई है। इट रेफर्स टू द एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगला जो फैक्टर है जो स्पेन ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करता है वो है टाइम। इसमें कहता है कि इट रेफर्स टू द एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न। द स्पेन ऑफ कंट्रोल इज मोर इन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन देन इन न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बिकॉज इन ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन थिंग्स गेट स्टेबलाइज व्हाइल न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन विल हैव फ्यू प्रेसिडेंट, है ना। इसमें कहता है कि जो यानी जो अगर ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड है तो वहाँ पे क्या है कि चीज़ें स्टेब्लिश्ड हैं ऑलरेडी, है ना। जैसे सपोज कीजिए किसी सरकारी दफ्तर की बात करें तो वो पुराना है ना। तो वहाँ पे क्या है कि चीज़ें ऑलरेडी स्टेब्लिश हैं, लेकिन जो नया ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिस नई बनी है या कोई इंटरप्राइजेज नया खुला है, या तो वहाँ पे क्या है चीज़ें अभी सेटल डाउन नहीं है। वहाँ पे चीज़ें कौन सी चीज़ कहाँ हो रही हैं अभी उसमें टाइम लग रहा है ना, कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या मैनेज कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, इन चीज़ों को सेटल होने में टाइम लगता है ना। तो इसी बात को इसमें कहा गया है। तो ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें स्पेन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा हो सकता है, यानी वहाँ पे जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है किसी ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा हो सकते हैं। यानी जो ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जो बॉस है वो ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज कर सकता है एज कम्पेयर टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन में अभी चीज़ें क्लियर नहीं है कि एरिया ऑफ जो वर्क है या जो टास्क गिवन है डेली बेसिस पे उसमें भी कहीं ना कहीं अभी कॉन्फ्लिक्ट है। उस चीज़ें डिटरमाइन होने में टाइम लगता है, जैसे जैसे मतलब एक तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है ना, चीज़ों का एवोल्यूशन हो रहा है, सेटल डाउन होने में टाइम लग रहा है। तो वहाँ पे स्पेन ऑफ कंट्रोल छोटा ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ा हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिससे हार्मोनी और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसके बाद देखिए स्पेस की बात करें, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई ऑफिस है ना, इसमें ये कहा गया मान लीजिए कोई ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है ना, कोई ऑफिस जो है एक ही बिल्डिंग में है, तो वहाँ पे बॉस और सबऑर्डिनेट एक ही जगह है, तो वहाँ पे ओबियसली इसमें कहा है स्पेन कंट्रोल इज मोर वाइड या मोर, है ना, वेयर सुपीरियर एंड बॉस वर्क अंडर द सेम रूफ। अगर बॉस और सुपीरियर एक ही बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, एक ही छत के नीचे हैं, तो वहाँ पे स्पेन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा हो सकता है, यानी जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है वो ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू मान लीजिए बॉस कहीं और ऑफिस है, बॉस का ऑफिस कहीं और है, सबऑर्डिनेट का ऑफिस कहीं और है। तो इसमें क्या है कि उनको आपस में जाने आने में टाइम लगेगा, कम्युनिकेट करने में टाइम लगेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो है जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है अगर ज़्यादा होंगे तो हैक्टिक हो जाएगा, है ना, बॉस के लिए भी हैक्टिक हो जाएगा काम को करना। ये बात इसमें कहा गया। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में लिंडल उर्विक मेड अ डिस्टिंक्शंस बिटवीन डायरेक्ट सुपरविजन एंड एक्सेस टू द बॉस, इम्प्लाइंग दैट, देखिए डायरेक्ट सुपरविजन के बारे में यहाँ उर्विक की जो स्टेटमेंट है कहता है व्हाइल सुपीरियर कैन डायरेक्ट सुपरवाइज ओनली अ फ्यू सबऑर्डिनेट ही कैन इंट्रोड्यूस सम फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन बाय अलाउइंग मोर सबऑर्डिनेट टू हैव एक्सेस टू हिम इन ऑर्डर टू वर्क मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। उर्विक की ये सजेशन है, इसमें ये कहा गया है कि जो बॉस है ना, अगर बॉस फ्लेक्सिबल है और ही इज अलाउइंग their subordinate to get access to him or to ask him to clear their doubt regarding the work, तो इससे क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट हैं उनकी इफ़िशियंसी और काम करने की इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बॉस से वो टाइम टू टाइम ईजिली कनेक्ट हो पा रहे हैं और चीज़ों को अपने डाउट को क्लियर कर पा रहे हैं। क्योंकि डायरेक्शन तो ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, उनको अगर डाउट हुआ तो उसी टाइम वो संपर्क कर लिया बॉस से, उनका डाउट क्लियर हो गया तो काम को आगे बढ़ा देंगे। नहीं तो कई बार होता है कि बॉस का ऑफिस कहीं और है, बॉस से मुलाकात नहीं हो रही है, और फिर सबऑर्डिनेट इज वेटिंग फॉर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये चीज़ इसमें कहा गया है ना।
तो कुल मिला के ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए स्पैन ऑफ कंट्रोल का बड़ा रोल है। देखिए इसमें फिर आगे देखिए पर्सनालिटी की बात कही गई। इसमें कहता है कि अगर सुपीरियर कॉम्पिटेंस है ना, यानी सुपीरियर अगर योग्य है, टैलेंटेड है, बॉस अगर टैलेंटेड है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्जर हो सकता है ना। अगर बॉस जो है वो काफ़ी टैलेंटेड है ना, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ईजिली लार्जर हो जाएगा, क्योंकि वो बंदे में उतनी क्षमता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सबऑर्डिनेट को गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, और वो एनर्जेटिक है, टैक्टफुल है ना। तो ये बात इसमें कही गई है कि बॉस अगर एनर्जेटिक है, टैक्टफुल है, इंटेलिजेंट है, तो ही कैन गाइड मोर पर्सन और सबऑर्डिनेट एज कम्पेयर टू अगर वो वीक है, डल है, इनकम्पिटेंट है, यानी उतनी उसमें योग्यता नहीं है, तो वो बंदा उतने लोगों को गाइड या सुपरवाइज नहीं कर सकता है। वैसे ही इसमें लाइकवाइज द SOC is the wide when the subordinate are trained and experienced than when they are untrained or incompetent। अब देखिए इसमें जो स्पेन ऑफ कंट्रोल है ये बड़ा हो सकता है, यानी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट ज़्यादा हो सकते हैं अगर जो सबऑर्डिनेट है अगर वो ट्रेंड है ना। सबऑर्डिनेट के साइड की बात करें, अगर जो सबऑर्डिनेट है या जो एक्सपीरियंस जो लेबर है या जो स्टाफ है, तो उनको ज़्यादा चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने बॉस से डाउट क्लियर नहीं करने पड़ेगी कि कौन से काम को कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। वो इजीली उस चीज़ को समझ रहे हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, तो वो उस चीज़ को अपने लेवल पे उसको मैनेज कर लेते हैं। बॉस से उनको बार बार संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो स्पेन ऑफ कंट्रोल को, अदर फैक्टर है ना, जो स्पेन ऑफ कंट्रोल को कहीं ना कहीं फर्दर अफेक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ट्रेडिशन एंड इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ना, यानी किसी काम को लेकर कोई अथॉरिटी को लगाया गया है, यानी उसको सौंपा गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को अफेक्ट करता है। तो वो डेलीगेशन जो है कितना एफिशिएंट है, उससे भी उस चीज़ को स्पेन ऑफ कंट्रोल को रिड्यूस करने में आसानी होगी। अगर वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है और इफ़िशिएंट है और काबिल है, तो कहीं ना कहीं स्पेन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेडिशन और इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ट्रेडिशन होता है या जो कल्चर होता है। जैसे हम बात करते हैं SBI बैंक की बात करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं आजकल ये देखने को मिलता है कि SBI में जब जाओ तो बोलते हैं लंच के बाद आना, तो ये कहीं ना कहीं एक बैड कल्चर डेवलप है SBI में। इसी तरीके से जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, TCS, इन्फोसिस, इनके अपने कल्चर है, अपने काम करने का स्टाइल है। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हैं उसको अफेक्ट करता है या स्पेन ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद जो टेक्निक है सुपरविज़न की, जो टेक्निक है, अगर मॉडर्न टेक्निक है, जैसे कि आजकल CCTV कैमरा लगा हुआ है ना, और बहुत सारे आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर या आर्टिफिशियल टूल्स आ गए हैं या इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिससे आप, और जैसे चैटिंग की व्यवस्था है, स्काइप वगैरह, तो ये टेक्निक्स भी कहीं ना कहीं मदद करते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल को घटाने में या बढ़ाने में। अगर जो टेक्निक्स हैं सुपरविज़न के वो इफ़िशिएंट हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों को एक बंदा सुपरवाइज कर सकता है। फिर उसके बाद देखिए इसमें रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन SOC है ना। इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन 1972 में एक रिपोर्ट आई थी जिसकी बात इसमें कही गई है। इसमें देखिए कहता है कि एनर्जेटिक, स्किल्ड, इंटेलिजेंट एंड कॉम्पिटेंट सुपीरियर, इस केस में जो है जो स्पेन ऑफ कंट्रोल है लार्जर हो सकता है ना। स्पेन ऑफ कंट्रोल लार्जर हो सकता है अगर जो सुपीरियर है वो इंटेलिजेंट है, एनर्जेटिक है, स्किल्ड है, कॉम्पिटेंट, वेल ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस सबऑर्डिनेट अगर हैं, तभी स्पेन ऑफ कंट्रोल बड़ा हो सकता है। वेल प्लान वर्क है ना, अगर वेल प्लान वर्क है
तभी सबऑर्डिनेट को हम बढ़ा सकते हैं। इफ द वर्क इज रिपीटेटिव, रूटीन एंड मेजरेबल एंड होमोजीनियस, तभी जो है स्पेन ऑफ कंट्रोल बड़ा हो सकता है। यूज ऑफ वेरियस इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है अगर वहाँ पे उपलब्ध है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तभी स्पेन ऑफ कंट्रोल को हम इजीली ज़्यादा रख सकते हैं। यानी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एट द पर्टिकुलर लेवल ज़्यादा रख सकते हैं किसी बॉस के अंडर में। यूटिलाइजिंग द स्टाफ असिस्टेंट, जो स्टाफ को असिस्ट करने की जो प्रथा है या जो ट्रेडिशन है या जो चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं असिस्टेंट के लिए स्टाफ को, अगर वो है वहाँ पे, तब भी सबऑर्डिनेट ज़्यादा रख सकते हैं। फिर एम्प्लॉय वर्किंग अंडर अ सिंगल रूफ, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, अगर एक ही छत के नीचे सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, बॉस भी वही है, तब भी स्पेन ऑफ कंट्रोल बड़ा हो सकता है। इसमें यही बात यहाँ कहा गया, द एसओसी इज लार्जर इन द फॉलोइंग केस, है ना। इस केस में, इन सभी केसों में जो है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट ज़्यादा रख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कैन बी मोर, है ना, इन ऑल दीज फॉलोइंग केसेस। फिर उसके बाद देखिए आखिरी है, इसमें देखिए आइडिया अंडर रिवीजन। एसओसी को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं अभी तक, द होल आइडिया ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल हैज चेंज इन द रिसेंट टाइम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। जो एसओसी का आइडिया है यानी स्पेन ऑफ कंट्रोल का आइडिया है, ये आइडिया में काफ़ी परिवर्तन आया है या यूँ कहें कि मॉडिफिकेशन आया है। कहता है कि द इंक्रीजिंग यूजेस ऑफ ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ओबियसली जो ऑटोमेशन है या मैकेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कहीं ना कहीं स्पेन ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करता है, यानी हाउ मैनी सबऑर्डिनेट विल बी देयर, इस चीज़ को अफेक्ट करता है। ऑटोमेशन तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन लोग हैं या जो लेबर है उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिसको हम छटनी भी बोलते हैं। ऑटोमेशन की वजह से छटनी भी होती है, क्योंकि जो काम ह्यूमन बीइंग ने करना है वो मशीन कर रहा है ऑटोमेशन पे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जो एआई टूल्स वगैरह है, तो ये आपके प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर दे रहे हैं, आपकी वीडियो को एडिट कर दे रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस किया जा रहा है, इस तरीके से ऑटोमेशन ही है एक तरीके से। द इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन ड्यू टू MIS और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए जो MIS है वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि कर्मचारियों की कमी या एम्प्लॉय की छटनी हो जाती है, या एम्प्लॉय को रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टूल्स ऐसे हैं जो उस काम को ईजिली कर रहे हैं। द इंक्रीजिंग नंबर एंड ग्रोइंग रोल ऑफ स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल एंड टेक्नीशियन इन सिविल सर्विसेज। जब सिविल सर्विसेज में स्पेशलिस्ट हैं या जो टेक्नीशियंस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो काम है वो उनके एफर्ट से आगे बढ़ रहा है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हैं उनको बढ़ाने में मदद कर सकता है या घटाने में मदद कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेन ऑफ कंट्रोल। अगली टॉपिक में हम देखेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।